Everybody is requested to stand up at your place for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे कई पारसी परिवारों की तरह टाटा परिवार के पूर्वज भी गुजरात के एक छोटे शहर नवसारी में बस गए थे। परिवार के मुखिया नसरवान जी टाटा एक धार्मिक और विचारवान आदमी थे। 1839 में सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो अपना उत्तराधिकारी पा चुके थे। जमशेद जी को अपने पिता की तरह बचपन में ही ज़ोराष्ट्रियन धर्म की शिक्षा दी गई। बाद में पिता की ही तरह उन्हें ज़ोराष्ट्रियन पादरी की दीक्षा भी दिलवाई गई। उम्र भर अपने पूर्वजों के सिद्धांत और उसूल जमशेद जी के खून में दौड़ते रहे। कई साल बाद उन्होंने अपने परिवार का सिद्धांत बनाया, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म, हुम्ता हुक्ता हुवरश्ता। नसरवान जी नवसारी से बंबई आ गए। कुछ सालों में यहां पैर जमाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को भी बुलवा लिया। जमशेद जी सिर्फ 13 साल की उम्र में इस चहल पहल भरे शहर में आए, जिसे आने वाले समय में उन्होंने एक बेमिसाल शहर बनाने में योगदान दिया। जिस कॉलेज में वो दाखिल हुए वो आज एल्फिंस्टन कॉलेज कहलाता है। रानी विक्टोरिया के राज के शुरुआती दौर में लॉर्ड मैकॉले जैसे सुधारवादियों ने ऐलान किया था कि भारतीय जितने ज्यादा अंग्रेज बन जाएं, उतना ही बेहतर होगा। कहा जा सकता है कि जमशेद जी मैकॉले के सपनों की जिंदा मिसाल थे। उन्होंने कई विषयों को पढ़ने का आनंद उठाया, जिनमें उनके पसंदीदा थे क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर और बॉटनी। पर उन्होंने अपने देश को बदलते देखा। अंग्रेजों को 1857 के इंकलाब को बेरहमी से कुचलते हुए देखा और अगले ही साल बॉम्बे टाउन हॉल की इन सीढ़ियों पर एक विशाल ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने हिंदुस्तान को ब्रिटिश राज में ढलते हुए देखा। जमशेद जी को इन बदलते हालात पर सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं मिला और उन्हें कपास, रेशम और चाय के व्यापार के लिए हांगकांग और शंघाई भेज दिया गया। जमशेद जी मैनचेस्टर गए, लैंकाशायर में कॉटन का सबसे बड़ा शहर। वो वहां की मिलों की कुशलता और नई मशीनों की काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित हुए।
लेकिन मजदूरों की हालत जमशेद जी को नरक के किसी भयानक दृश्य की याद दिला रही थी। उन्होंने इंग्लैंड का यह अंधियारा रूप देखा, जहां उत्तर की बर्फीली सर्दियों में भी परिवारों की दिन रात की कमर तोड़ मेहनत नहीं रुकती थी। गरजती मशीनों के नीचे रुई के टुकड़े जमा करते बच्चे, एक पेनी प्रतिदिन। इंग्लैंड में गरीब होना वहशतनाक था। 4 साल बाद जमशेद जी वतन लौटे, इस यकीन के साथ कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए औद्योगिक क्रांति का आना जरूरी था। वो यहां एक मिल लगाना चाहते थे, एक आधुनिक मिल, मैनचेस्टर की तरह गैर इंसानी नहीं, बल्कि ऐसी जहां इंसान इंसानों की तरह काम कर सके। हिंदुस्तान को रानी विक्टोरिया के ताज का हीरा कहा जाता था। सन 1877 में इस ताज ने एक नया खिताब हासिल किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रानी का रुतबा बढ़ाने की पेशकश की। वो हिंदुस्तान की महारानी बन गई। जिस दिन ये ऐलान हो रहा था, उसी दिन मध्य भारत में स्थित भारतीय कॉटन के गढ़ नागपुर में जमशेद जी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिल का उद्घाटन किया। और नाम भी बड़ा मुनासिब रखा, एम्प्रेस मिल्स। मैनचेस्टर में मजदूरों की बर्बाद हालत ने जमशेद जी को अपने कर्मचारियों की बेहतरी पर आमादा किया। उन्होंने कर्मचारियों को वो सुविधाएं दी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। फैक्ट्री के फर्श पर वेंटिलेशन और ह्यूमिडिफायर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, फ्री डिस्पेंसरीज, मटर्निटी बेनिफिट्स और महिला कर्मचारियों के लिए क्रेश भी। एम्प्रेस मिल्स बड़ी शान और शौकत से गरजने गूंजने लगी और जमशेद जी के औद्योगिक भविष्य के सपनों की एक जिंदा मिसाल बन गई। इस दौरान टाटा एंड सन्स तरक्की करती रही, साथ ही बंबई शहर भी। इस शहर में बहुत से विदेशी आते थे, लेकिन होटल कहलाने लायक सिर्फ एक ही इमारत थी, वॉटसन्स। पर वहां भारतीयों का दाखिला मना था। शायद इसी कारण जमशेद जी ने वॉटसन से ज्यादा बड़ा और कहीं बेहतर होटल बनाने की सोची, एक ऐसा होटल जो यूरोप की बराबरी का हो। जिस दिन ताज का उद्घाटन हुआ, सैकड़ों लोग शहर की पहली पब्लिक बिल्डिंग को देखने आए, जो एक नए चमत्कार से रोशन थी, जगमगाते बिजली के बल्ब। होटल के अंदर 17 हैरान मेहमानों के स्वागत के लिए दर्जनों नौकर तैयार थे। लेकिन घर की लाइब्रेरी जमशेद जी की मनपसंद जगह थी। इस लाइब्रेरी में थी एक अनमोल किताब, उनकी स्क्रैप बुक। इस स्क्रैप बुक में जमशेद जी की पहली लाइन वो थी जो उन्होंने मैनचेस्टर में महान विचारक टॉमस कार्लाइल के 1867 के भाषण में सुनी थी। जिस देश के पास स्टील है, उसके पास सोना है। अब जमशेद जी के सामने सिर्फ एक ही बड़ी समस्या थी, और वो थी उनकी उम्र। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो हारे नहीं और चल दिए अमेरिका। अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद जमशेद जी ने कुछ बेहद व्यस्त हफ्ते अमेरिका के मुख्य स्टील शहरों के दौरे में गुजारे। लेकिन जमशेद जी को जिस आदमी की तलाश थी, वो उन्हें पिट्सबर्ग में मिला, जूलियन केनेडी, दुनिया का महानतम मेटलर्जिकल इंजीनियर। केनेडी ने उन्हें बड़े पैमाने पर सर्वे करने की सलाह दी और चार्ल्स पेज पेरेन के पास न्यूयॉर्क भेज दिया। पेरेन ने कभी सोचा भी न था कि एक ऐसा एशियाई अचानक उनके दफ्तर में आ खड़ा होगा। लेकिन जमशेद जी की शख्सियत में कुछ ऐसी बात थी जिससे वो प्रभावित हुआ। जमशेद जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सलाहकार इंजीनियर बने। आप जहां कहेंगे मिस्टर केनेडी वहीं स्टील प्लांट लगाएंगे और खर्चा उठाऊंगा मैं। आप मेरे साथ हिंदुस्तान चलेंगे?
जाहिर है कि मैं हैरान तो था, लेकिन आप नहीं जानते कि टाटा के चेहरे पर कितना नूर था, कितनी सादगी थी। इसीलिए मैंने कहा, जी हां, मैं चलूंगा, और मैं गया। लेकिन तरन से पहले उनका पार्टनर चार्ल्स वेल्ट हिंदुस्तान पहुंचा जनवरी 1903 में। चार्ल्स वेल्ट एक ऐसे एडवेंचर में शामिल हुए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। ये एडवेंचर इंडियाना जोन्स को ज्यादा पसंद आता। जमशेदजी के फौलादी इरादों से प्रेरित दोराब टाटा और चार्ल्स वेल्ट आयरन ओर की तलाश में मध्य भारत के घने जंगल छानने लगे। आदिवासी उनको रास्ता दिखाते और जंगली जानवर रास्ता रोकते। कभी वो घोड़ों की सवारी करते, कभी बैलगाड़ियों पर हिचकोले खाते, पर ज्यादातर पैदल ही चलते। महीनों की तलाश और नाकामी के बाद चार्ल्स वेल्ट ने हार कर जाना चाहा, पर जमशेदजी ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। दोराब को लिखे खत में उन्होंने अपने सपनों की स्टील सिटी की झलक दिखाई। जमशेदजी का दिमाग तो फौलाद की तरह मजबूत था, लेकिन उनका दिल धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें जर्मनी की एक फैशनेबल स्पा बाद नौहेम जाने की सलाह दी। बाद नौहेम के गुणकारी जल ने जमशेदजी की बीमारी पर कोई असर नहीं किया। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और अगली सुबह नींद में ही वो चल बसे। वो 19 मई का दिन था, जो बरसी थी उनके पॉलिटिकल हीरो ग्लैडस्टोन की। उन्हें न किसी खिताब का अरमान था, न किसी ओहदे की चाह। उनका मकसद था तो बस एक, हिंदुस्तान और उसकी बेइंतहा जनता की तरक्की।